यानी आपने देखा, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने ये देखा था हियरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे आपका हियरिंग काम कर रहा है। आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें रोल देखना है, एक्सटर्नल ईयर का रोल क्या, मिडिल ईयर का रोल क्या, इंटरनल ईयर का रोल क्या। अगर तीनों फैक्टर को आप कोरिलेट करोगे ना, आपको पूरे प्रोटोकॉल निकल के आएंगे। मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको 6 प्रोटोकॉल बता रहा हूं। ज्यादातर लोग, जब हम सीनियरों से मैंने गाइड लिया, तो ज्यादातर लोग इसी लेवल पर काम करते हैं, इससे बाहर ही नहीं जाना पाते हैं। अब आपको मैंने क्लियर करा हुआ है, आपको इंडिकेशन आना चाहिए। अगर मैं आज बताऊंगा, आपको इससे बाहर जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं इसको आप इंटरनल दे दो, इसको आप आफ्टर बिफोर मिल आफ्टर मिल दे दो, इसको बिफोर मिल आफ्टर मिल दे दो, ये ठीक हो जाता है। ओटोरिया हो, डीफनेस हो, ओटाइटिस मीडिया हो, हियरिंग डिफेक्ट हो, वो इसी लेवल पर काम करते हैं, इसी को पॉजिटिव नेगेटिव करते जाते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि और नेगेटिव जाओ काम करेगा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको पता नहीं है। हमको पता है, हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स को पता है कि नर्वाइन लेवल पर हम कैसे जादू कर रहे हैं। ठीक है, उसी नर्वाइन लेवल पर जाना है दोस्तों। जितने भी डिफनेस के केसेस होते हैं, आपको ज्यादातर केसेस उस कंडीशन में मालूम पड़ेंगे जब एज फैक्टर बढ़ता है। भाई आपको पता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, ऑर्गन का काम करने का तरीका कम हो जाएगा, क्योंकि गॉड ने गिफ्ट दिया है कि इस ऑर्गन को इतने साल काम करना है। उसके बाद उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बॉडी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, अपने बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, उसको फास्ट रिजल्ट आता है। मैंने अभी पिछले 3 महीने से एक पेशेंट पे रिजल्ट लिया है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन साइंटिफिक वे पे बताना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं, ठंड आती है तो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी भी सोचा इसके बारे में कि अगर गर्म पानी से नहाएंगे तो बॉडी में क्या परिवर्तन आएगा? मैंने एक पेशेंट पे काम किया कि भाई एक काम कर, तेरा हार्ट बीट में प्रॉब्लम है, तेरे को स्किन में प्रॉब्लम है, तेरे को ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तेरे को ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है। एक काम कर, तू मेरी मेडिसिन लेना ना, एक काम करना, तुझे केवल 2 टाइम सुबह शाम ठंडे पानी से नहाना है। ठीक है, आप बिलीव करोगे, पूरे रोज सुबह से निकलता है, पल्स रीडिंग करता हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, उसकी पूरी पूरी रीडिंग उसकी बॉडी की मैं पूछता हूँ भाई कैसा महसूस करता है। 3 महीने के बाद का फीडबैक आप बिलीव करोगे, 3 महीने में एक दिन भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेना पड़ी उसको। ये पॉजिटिव अप्रोच बता रहा हूं। केवल 20 मिनट सुबह शाम मिलाकर 20 मिनट, यानी 10 मिनट के लगभग ठंडे ठंडे पानी में नर्मदा जी में नहाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे जिन लोगों का शावर है वो केवल ठंडे पानी से नहाइए। आप देखिए आप क्या कर रहे हो। आप देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज हो जाएगी। ये एडवांटेज देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज हो जाएगी, आपकी हार्ट की जो गति है काम करने की, वो बहुत तेजी से देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा तो क्या मेटाबॉलिक वेस्ट आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे? क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ता हूं आप पे, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन उसका बढ़ा तो वो कहता है मेरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो डिस्टर्ब हो रहा था रिड्यूस होना शुरू हो गया। मेरी जो भूख दबके लगती थी, बिल्कुल दबी हुई रखती थी, मुझे ऐसा लगता था, वो बार बार एक ही चीज बोलता था, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मेरा डाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा, मेरे को भूख नहीं लगती। आज वो कहता है मैं पर्याप्त तो सो रहा हूँ, 6 से 7 घंटा, एज है 55 ईयर, 6 से 7 घंटे सोता हूँ, डाइजेशन मेरा ओके, दाल बाटी भी मैं दोनों समय खा लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरा ब्लड प्रेशर पिछले 3 महीने में, मैं 12 से 13 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा हूं, लेकिन पिछले 3 महीने में मैंने एक मेडिसिन नहीं ली, एक मेडिसिन नहीं। मैंने कहा आप क्या ले रहे हो? मुझे याद है मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप ले रहा हूं। वो पेशेंट बोलता है मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्रॉप ले रहा हूं, दिन में 3 टाइम 15-15 बूंद ले रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया हूं। ये कॉन्साइंट वहां पर आपको कंसाइनमेंट लेटर पे लेना है दोस्तों। ये आपके लिए फीडबैक है सिंगल सिंगल मेडिसिन का। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है दोस्तों। इलेक्ट्रोमोपैथ में जब टेबल प्रैक्टिस में जाएंगे ना, आपको केवल 3 फिलॉसफी पे काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको सब सिखा दिया फिजियो एनाटॉमी पैथोलॉजी में, लेकिन मैं 3 चीजों को आपको कहूंगा, अब आपको कहूंगा कि अब आपको 3 चीजों पे ध्यान देना।
पहला ध्यान देना है उसका साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या है। दूसरा आपको ध्यान देना टेम्परामेंट क्या है, और तीसरा आपको ध्यान देना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब मैं आपको जरूर बोलूंगा, क्योंकि आपको मेरे को जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, लेकिन अगर ये 3 चीज का डायग्नोसिस करेक्ट हो गया, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल सेट करना बताऊंगा कितनी जल्दी सेट होता है। तो याद रखिए, जब डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा तो आपको पूरी बॉडी के फंक्शंस को याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे कि यहां पर डिफेंस मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है और उसका इस पार्ट से क्या रिलेशन है। वही चीज मैं बता रहा हूं। जब आप एक्सटर्नल ईयर पे बात करते हो कि एक्सटर्नल ईयर के माध्यम से आप हीरिंग मैकेनिज्म पे जा रहे हो, तो हमारे कुछ दोस्तों ने जी का प्रयोग करके ही ओटोरिया को बंद कर दिया था, याद है, भूल गए आप लोग, ठीक है। कई लोगों ने यहां पर बी का प्रयोग करके ब्लीडिंग आ रहा था, बंद कर दिया केवल प्लग से। 5 ml RS लो, D1 का 5 ड्रॉप आप पर्टिकुलर जी बी जो भी आपको डालना है डाल दो, अच्छे से मिक्स कर दो, और कॉटन में 5 ड्रॉप डालकर कॉटन में आप उसको ईयर में प्लग कर दो। आप जब ईयर में प्लग करते हो कुछ मिनट के बाद में देखते हो आपको सेंसेशन आना शुरू होता है, और कुछ दिनों के बाद वीकली रिजल्ट हमको मिले, वीक के बाद पता लगता है कि वहां पर जितना पस आ रहा था बंद हो गया। जितने कई बार हमने कई पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल था वो होल प्रिपेयर होकर फिलअप हो गया। कई पेशेंट में हमने ये फील किया कि ओटाइटिस मीडिया का लेवल था वो क्यूर हो गया, केवल एक्सटर्नल से। तो फिर इंटरनल तो अभी बाकी है हमारा, ठीक है जी। जी शशिकांत सर, आपने यूज किया C5G, ग्रेट सर। ये चीजें देखिए, प्रोटोकॉल का फीडबैक ये मिलता है ऐसा, इसलिए आपको याद रखना है एक्सटर्नल ईयर यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ साउंड, जितनी भी साउंड वेव्स आएगी ना दोस्तों, उसको डायरेक्टेड करने का काम करता है एक्सटर्नल ईयर। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सटर्नल ईयर, यानी आपकी छेद कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सरफेस पर जब प्रेशर चेंजेस क्रिएट करेगा, जब प्रेशर का चेंजेस प्रोड्यूस होगा, तभी तो वहां पर साउंड वेव जनरेट होगी। अब एक डीजे के पास में आप खड़े हैं तो आपको पता है कितनी ज्यादा साउंड वेव आ रही है, क्या क्लियरिटी होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सिंपल सा मैं आज बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सिंपल वे में आपके पास जा रहा है, आपकी साउंड वेव एक न्यूट्रल वे में आपके समक्ष जा रही है। तो जितना प्रेशर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों वहां पर जितने भी चेंजेस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आएंगे, उसी प्रकार के चेंजेस आपको आपके ईयर के लेवल पर, हीयर सेंसेशन के लेवल पर प्रोड्यूस होते नजर आएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि वहां सेरुमिनस ग्लैंड्स होती है, वैक्स का एक्यूमुलेशन साउंड के कंडक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यदि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सेरुमिनस ग्लैंड, सेबेसिस ग्लैंड पर्टिकुलर वहां पर जो सिक्रेशन क्रिएट करती है, जिससे डस्ट पार्टिकल वहां कलेक्ट होकर वैक्स का निर्माण करता है, ठीक है, अंदर नहीं जाने देता, अगर वो वैक्स वहां बन रहा है तो डेफिनेटली हियरिंग को डिफेक्ट पैदा करेगा, यानी साउंड के कंडक्शन में ब्लॉकेज करेगा, रिफ्लेक्सेस पैदा करेगा, फ्लक्चुएशन पैदा करेगा, जो डेफिनेटली हियरिंग सेंसेशन के लेवल पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत सारे एनिमल्स पर इसका बैकग्राउंड लिया गया, रिसर्च किया गया दोस्तों। बहुत सारे एनिमल्स में वहां पर पिन्ना जो होता है ना दोस्तों, वो टर्न होकर साउंड के सोर्स को लोकेटेड करता है। एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। ऑरिकल फोल्डेड होती है दोस्तों, ताकि अनवांटेड साउंड को अवॉइड किया जा सके दोस्तों। इसीलिए मेन में ऑरिकल की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा रूडिमेंट्री होती है, यानी एक समय में कभी थी जब हम लोग, हमारे पूर्वज जब बंदर थे तब, ठीक है, लेकिन अभी की कंडीशन में दोस्तों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल बिल्कुल रूडिमेंट्री है, और उसका जो मूवमेंट होता है पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए डायरेक्ट सेंसेशन आता है, किसी भी प्रकार का वहां पर केवल वैक्स जो होता है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, साउंड वेव के कंडक्शन को वहां पर प्रभावित करता है, बाकी किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको एक्सटर्नल ईयर पर देखने को नहीं मिलेगा। याद रख लेना, ये रोल होता है एक्सटर्नल ईयर का। तो फिर मिडिल ईयर क्या काम कर रहा है भाई? हियरिंग में मिडिल ईयर का रोल साउंड वेव्स को कंडक्ट करना होता है, यानी बाहर से जो आया उसको कंडक्ट करा, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। यानी जब साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पहुंचती है दोस्तों, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस प्रकार से वाइब्रेट करती है, और जब वाइब्रेट करेगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशन जो होगा ओवल विंडो के थ्रू मिडिल ईयर में ऑडिटरी ओसाइकल्स जो बोन्स है हमारे मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है, उनमें और जो ऑडिटरी ओसाइकल्स होगा उनके माध्यम से इनर ईयर में जो पर्टिकुलर आपने देखा था ना इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, यहां पर आएगा पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ परिधि में पेरिलिम्फ की तरफ जाएगा दोस्तों। तो पेरिलिम्फ के लेवल पर जाएगा तो स्टेप्स के माध्यम से जो फुट प्लेट होती है उसके माध्यम से जाएगा, और यहां पर कंडक्शन जो साउंड वेव का है वो पूरा जनरेशन करेगा। अब मैं आपको बताऊं, वहां पर ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये बहुत ही इमेजिनरी काम करता है। ओटाइटिस मीडिया का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का नाम सुनेगा, मैं यहां पर इनको सपोर्ट करता हूं।
जो लोग S5L1A3B अल्टरनेट C5N1G का प्रयोग करता है। ये ऑलमोस्ट बहुत ब्रिलियंट। यहां पर अगर आपने गैंग्रेनल फोर्ट लगा दिया तो अमृत है दोस्तों, आपका तो काम ही हो गया, पेशेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर D7 इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर गैंग्रेनल फोर्ट। ठीक है, आपको मैंने कहा एक्यूट में D1 D2 D3, क्रॉनिक में आपको D4 D5 D6, डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज में D7 D8 D9 एंड देन D10 इज अ कैंसरस रेमेडी। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप D10 तक प्रोटोकॉल तय करते हो तो आपको इस प्रकार से करना है। लेकिन नेगेटिव कैसे जाना मैं आपको इनर में बताता हूं। रोल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियरेंस करना चाहता हूं, पहले इनर ईयर शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी भी ईयर के लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, क्या करोगे आप? पेन रेमेडी क्या है? आ रही है, बी है, जी है? ऑफ कोर्स आ रही है। आप केवल हल्का सा लगा दो, आप फ्रंट एमेड इस एरिया में या बैक साइड में जहां पेन हो रहा, हल्का सा लगा दो, आप 10 मिनट वेट करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब किसी को वहां पर ओटोरिया हो रहा है, बहुत ही सीवियर ओटोरिया हो रहा है, ये जो कान है इसको खींचिए और बैक साइड में आप इस पॉइंट पर आपको यहां पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है। पॉइंट को नोट कर लेना, जो ईयर का जो बैक पार्ट होता है वहां पर आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करना। आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आपको आएगा। जब मम्स देखते हो आप, ठीक है, मम्स देखते हो आप, यहां पर ओटाइटिस मीडिया देखते हो आप, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को ईयर के फ्रंट में लगाइएगा या ईयर के अंदर आप प्लग कराइएगा C5G का, जैसे अभी सर ने कहा, शशिकांत सर ने कहा, ये प्रोटोकॉल वहां पर काम करके देखिएगा, मैजिकल आएगा। कैसे आएगा, क्यों रिजल्ट आ रहा है आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो मिडिल एयर के साउंड वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जो प्रेशर के चेंजेस है उसके कारण इन और आउट होता है। ठीक है, अंदर आना और बाहर जाना, इन और आउट इसी लेवल पर होता है। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक दोस्तों रिजोनेटर के जैसे एक्ट करता है, जो साउंड की जो वाइब्रेशन होती है उसको वहां पर रिप्रोड्यूस करता है। दोस्तों याद रखिएगा, वहां पर जो साउंड की वेव होगी इसी वाइब्रेशन के माध्यम से रिप्रोड्यूस होगी। इसीलिए यहां पर जब ऑडिटरी ओसाइकल के रूल देखोगे आप, तो ऑडिटरी ओसाइकल मेलियस, इंकस और स्टेपिस, जब आप इसके रोल देखोगे तो इसका रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों। जब क्लिनिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो यहां से ये वाइब्रेशन किससे सेटअप हो रहा है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझे, जब वहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन सेटअप होगा वो मेलियस, इंकस और आपकी स्टेपिस, जो सबसे छोटी होती है स्टेपिस, इसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है दोस्तों। और स्टेपिस तक जब पहुंच गया, आप देखिए उसके कारण जो ओवल विंडोज होती है, उस ओवल विंडोज के अगेंस्ट आपको दोस्तों उसके स्टेप्स के टू और फ्रो मूवमेंट को कॉज करेगा। यानी टच किया और एकदम से आगे की तरफ जनरेट हो गया, टू और फ्रो मूवमेंट को कॉज करेगा। और कॉक्लिया के जो स्केला वेस्टिब्युलरी है उसमें प्रेजेंट, याद रखिएगा, जो पेरिलिम्फ के उसके अगेंस्ट वहां पर दोस्तों वर्क करेगा। और जो पेरिलिम्फ के अगेंस्ट वर्क करेगा, आप देखो मूवमेंट क्रिएट होगा। यानी आप जब बरसात में देखते हो पानी ऊपर से बह के आ रहा, आपका मकान नीचे, आप देखो वहां पर रोड पे पानी बहता जाता है, उसी प्रकार से सेंसेशन आ रहा है और वहां पर प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करते हुए जो भी साथ में आया सबको बहा के ले जाएगा। यही काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैचिंग करना। ठीक है, वहां पर इंपेंडेंस मैचिंग होती है और ये इंपेंडेंस मैचिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको ये क्लियर आ गया ना तो आप सारी चीजें समझ जाओगे दोस्तों। कैसे? जब भी इंपेडेंस मैचिंग वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ओसाइकल्स कोक्लियर फ्लूइड में साउंड एनर्जी की जो मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी जब साउंड एनर्जी यहां पर आई, ये साउंड एनर्जी को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब मुझे आप बता दीजिएगा, मैंने आपको समझाया था कि जब एक नर्व से दूसरे नर्व पे सिनेप्सिस के माध्यम से कंडक्शन हो रहा है और यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे? ऑफ कोर्स आपको सबको मालूम है कि हम नेगेटिव देंगे। अब आपको समझ में आ गया गैंग्रेनल फोर्ट या पर्टिकुलर C5 नेगेटिव जी का रोल यहां पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रख लेना, S5C3 या C5H3, ये प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जब इसके साथ फ्लूट के द्वारा ऑफर्ड इंपेडेंस के मैचिंग के द्वारा एनर्जी का मिनिमम लॉस होता है, यहां पर क्या होगा, एनर्जी जब वहां पर मैचिंग करेगी तो मिनिमम एनर्जी का लॉस होगा। और जब एनर्जी का लॉस होगा ना दोस्तों, तो याद रखना यहां पर इंपेडेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इंपेडेंस का मतलब होता है साउंड वेव के पासिंग को ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन होना।
यानी साउंड वहां पर जा रही है अंदर, तो उसका अपोजिशन भी होता है, विरोध भी होता है कि यार इतने साउंड एक साथ मत लाओ, धीरे धीरे लाओ, ठीक है। तो वहां पर जब साउंड वेव आ रही है उसके पासेजेस का अपोजिशन होगा या उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यानी जब साउंड वेव इनर ईयर में पहुंचता है तो फ्लूइड यानी जो पेरिलिम्फ होता है, जो कॉक्लिया में होता है, वो वहां पर इंपेडेंस ऑफर करता है, वो इसको रुकावट पैदा करता है। यानी फ्लूइड अपने स्वयं के अंदर जो साउंड वेव को ट्रांसमिशन को रजिस्ट करने का काम करता है कि ठीक है मैं इसको अडॉप्ट कर लूं, कहीं और दूसरी जगह कोई इफेक्ट ना आए, मैं इसको अडॉप्ट कर लूं। और वहां पर उसके लेवल पर दोस्तों पूरा पेरिलिम्फ के लेवल पर ट्रांजिशन को रजिस्ट किया जाता है। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ओसाइकल जब साउंड इंपेडेंस को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है, ठीक है, जितना भी साउंड का वेव आएगा, जितना भी फोर्स आएगा, उसको वो फोर्स को कुछ समय के लिए रिड्यूस कर देता है दोस्तों। यही सबसे बड़ा पेरिलिम्फ का गुण होता है कि जितना भी साउंड वेव्स, इसीलिए कहा जाता है अगर फ्लूइड वेव्स ज्यादा होगी तो क्या और कम होगी तो क्या, ठीक है। तो यहां पर फ्लूइड वेव्स जब उसकी नॉर्मल क्वांटिटी में होता है ना, तो वो रिडक्शन करता है इस प्रकार के प्रेशर को, यानी प्रेशर को रिलीज कर रहा है दोस्तों। इसीलिए साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में आसानी के साथ कंडक्ट होती है, जिसके साथ में इंपेडेंस केवल और केवल 40% होता है। याद रखना, केवल 40% इस प्रकार का इंपेडेंस जो कंडक्शन वहां पर हो रहा है उसी के कारण होता है। तो फिर 60% कहां जाएगा भाई, ठीक है। बाकी का बचा जो 60% होता है ना, वो साउंड एनर्जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डेवलप होता है। उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 60% वहां पर एनर्जी को डेवलप कर देता है और 40% अंदर पेरिलिम्फ में अडॉप्ट होता है दोस्तों, जो ओसाइकल्स के द्वारा कॉक्लियर फ्लूइड में ट्रांसमिटेड होता है दोस्तों। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हेल्प के साथ साथ फ्लूइड के द्वारा इंपेडेंस के साथ साथ दोस्तों ग्रेट एक्सटेंट में ओसाइकल मैच करता है। यानी ये दोनों एक्टिविटी एक साथ मैच कर जाती है। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में अगर हमने प्रोटोकॉल दिया और प्रोटोकॉल देने के बाद में वो प्रोटोकॉल का डायल्यूशन और पेशेंट के बॉडी में डेवलप होने वाली डिसीज का अगर मैचिंग हो जाता है तो हमें फर्स्ट रिजल्ट मिलता है तुरंत। और रिजल्ट मिलता है तो पेशेंट बोलता है अरे यार मजा आ गया, क्या मेडिसिन दी आपने यार, बहुत शानदार ऑफर्ड हुआ। तो जब आप इस प्रकार के एक्सटेंट में ओसाइकल मैच करता है, ये होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ओसाइकल एक लीवर सिस्टम के जैसे एक्ट करता है, इसीलिए स्टेप्स कॉक्लियर फ्लूइड के अगेंस्ट ग्रेटर फोर्स यानी ग्रेटर प्रेशर को एक्सर्ट कर पाता है। यही कारण है दोस्तों, जब आप किसी भी चीज को, दरवाजे को खोलते हो, ठीक है, तो आप हल्का सा खोलते हो काम हो जाता है, लेकिन अगर हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो आप कैसे उसको बंद करोगे? प्रेशर इफेक्ट आएगा ना। तो यही चीज यहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसी के कारण दोस्तों कॉक्लियर फ्लूइड में भी वाइब्रेशन जनरेट होता है, ठीक है। जब प्रेशर आया तो प्रेशर के कारण कॉक्लियर फ्लूइड में वाइब्रेशन जनरेट हो गया, और यही कारण है इंक्रीज फोर्स बहुत ही इसेंशियल होता है ताकि कॉक्लियर फ्लूइड में वाइब्रेशन को वहां पर सेटअप किया जा सके। क्यों? अगर कॉक्लियर फ्लूइड में वाइब्रेशन सेट होगा, क्योंकि फ्लूइड का हायर इनर्शिया होता है, बहुत ही ज्यादा हायर इनर्शिया होता है जो इंपेडेंस को मैच करता है दोस्तों। इसीलिए आपको सिंपल सा याद रखना है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए जितना ज्यादा फोर्स आएगा उतना अच्छा वहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कॉक्लियर फ्लूइड पर स्टेप्स की फ्लूइड जो फुट प्लेट होती है उसके द्वारा जो एक्सटेंस फोर्स की तुलना में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर साउंड वेव्स के द्वारा जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है दोस्तों 17 से 22 टाइम ग्रेटर होता है। याद कर लेना इस बात को कि जब वहां पर फ्लूइड प्लेट के द्वारा एक्सर्टेड फोर्स होता है उसकी तुलना में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जो साउंड वेव्स के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वो 17 से 22 गुना ज्यादा होता है दोस्तों। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए, जब 17 से 22 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है तब कैसा साउंड वेव डेवलप हो रहा है। और अगर आप डीजे में चले गए तो क्या होगा? आपका जो पर्दा है ना, ज्यादा समय अगर आप रहे तो आपका पर्दा जगह से इधर उधर हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा। आप देखो अगर कोई ढोल बजा रहा होता है दोस्तों, तो ढोल बजाने में अगर ढीला होगा तो फट जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कड़क होगा तो देखो साउंड बढ़ जाएगा, ठीक है, दूर तक साउंड सुनाई देगा। लेकिन ढोला हो जाएगा तो बद्ध बद्ध करके वहां पर साउंड आएगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। याद रखना दोस्तों, यही कहने का मेरा मतलब है। इसीलिए जब आप यहां पर 17 से 22 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप देखो वो प्रेशर इंपल्सेस में ट्रांसफर हो रहा है, यानी नर्व से दूसरे नर्व के लेवल पर फ्लूइड के माध्यम से नर्व इंपल्सेस को आप जनरेट करा रहे हो, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा रहे हो, जो आपको हियरिंग का सेंसेशन प्रदान कर रहा है। और यही कारण है ये ओसाइकल दोस्तों दो स्ट्रक्चर फीचर के कारण टिपिकली हम वर्क करता है। मेलियस का हेड आपने देखा था लॉन्गर होता है, मैंने बताया था आपको। इंकस की लॉन्ग प्रोसेस की तुलना में, इसीलिए दोस्तों स्मॉल स्ट्रक्चर में हायर प्रोसेस हायर प्रेशर जनरेट होता है।
ठीक है, यही कारण है बार बार इस प्रकार से प्रेशर जनरेट होता है, और छोटा है इसलिए प्रेशर जनरेट हो रहा है, और जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा उतना साउंड वेव वहां पर क्लियर नजर आता है। इसीलिए याद रखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है 55 स्क्वायर मीटर होता है। 55 स्क्वायर मीटर के आसपास आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का एरिया नजर आ रहा है, इतना लॉन्गर होता है दोस्तों। जबकि स्टेप की जो फुट प्लेट्स होती है वहां पर जो कंपैरिजन में आप देखते हो, वो कंपैरिजन में कितना होता है, 3.2 स्क्वायर मीटर, बहुत माइन्यूट होता है दोस्तों। जब इतना माइन्यूट है इसीलिए वहां पर आप देखो कहां 55 स्क्वायर मीटर, कहां 3.2 स्क्वायर मीटर, इसीलिए प्रेशर देखोगे ना इंक्रीज हो जाएगा। और जब फोर्स स्मॉल एरिया में पड़ रहा है और इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, आप देखो वहां पर वर्क एक अलग तरह से दोस्तों काम करता है। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ओसाइकल्स का लेवल देखोगे, आप देखो कॉक्लियर फूड और साउंड एनर्जी को वहां पर मैकेनिकली वाइब्रेशन में दोस्तों कन्वर्टिंग कर दिया जाएगा। यानी ये कैपेबल हो जाता है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है वो एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से जनरेट हो जाए, और जनरेट होकर प्रॉपरली दोस्तों वहां पर मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्टिंग करने में कैपेबल हो जाए। और इसी के साथ में मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी क्रिया होगी वहां पर जब एटीपी का निर्माण होगा, एनर्जी का निर्माण होगा, एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होगा, तो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, इसी एनर्जी को पूर्ति करने के लिए एनर्जी की नर्वाइन मेडिसिन की जरूरत होती है जब वहां पर फंक्शनल डिफेक्ट होता है। पॉइंट को नोट कर लेना। इसीलिए जब आप यहां पर A2 C5 या C4, ठीक है, Win1 L1 B G 200 डायल्यूशन में या 1000 में देते हो, ये डायरेक्टली इस नर्वाइन एनर्जी के लेवल को पूर्ति कर देता है। यानी यहां पर कोई नर्वाइन डिफेक्ट हो कि नर्व का रिजनरेशन नहीं हो रहा, नर्व में कोई धीरे धीरे ढीलापन आ रहा, वहां पर आर्टरी और वेसल्स के लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो रही है, वहां पर पर्टिकुलर टिश्यू को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो रीजनरेशन के प्रोसेस कैसे कराओगे? चलो ठीक है, रीजनरेशन अलग करो, रिपेयर के प्रोसेस कैसे कराओगे भाई? ठीक है, इसीलिए अब कई बार देखो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं जा रहा, अब ब्लड सर्कुलेशन जा नहीं रहा तो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एटीपी कैसे जनरेट होगा, एटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी कैसे लॉस होगी, एनर्जी जनरेट नहीं हुआ तो हीलिंग और हेल्थी स्टेट में कैसे आएगा वो? इसीलिए जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो आपको समझना पड़ेगा क्या फंक्शनल डिफेक्ट है। यहां पर ये फंक्शनल डिफेक्ट है, ठीक है, बी दे दो। आपको लग रहा नहीं साहब वहां तो डैमेज बोन के लेवल पर भी हो गया है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की तो ठीक है, हम ठीक है फंक्शनल मेडिसिन में हमने डाल दिया कि यहाँ पर इस प्रकार का तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा ना, हमने फंक्शन में डाल दिया। लेकिन आपको पता है कि जी का मेन रोल होता है हीलिंग का, यानी कोई भी चीज रिजनरेशन और रिपेयर के लेवल पर देखना पड़ता है तो जी का प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, जब आप वहां पर इंटरनल दे रहे हो और एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात वहीं पर आती है, चलो हमने ये इतना समझ लिया कि ऐसा ऐसा फोर्स का एडॉप्टेशन हो रहा हियरिंग का, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या भाई? इंपेंडेंस मैचिंग का सिग्निफिकेंस क्या कि वहां पर अडॉप्टेशन कर लिया, प्रेशर को सहन कर लिया कान ने, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? और वो सिग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? जब इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस मैचिंग देख रहे हो तो मिडिल ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसलिए जो ईयर में सबसे ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी ओटाइटिस मीडिया के रूप में मिडिल ईयर में नजर आती है दोस्तों। क्यों? इंपेंडेंस मैचिंग के कारण सेकंड वेव्स, जो स्टिमुलाई की जो सेकंड वेव होती है कोक्लिया में ट्रांसमिटेड होती है दोस्तों। ठीक है, जो सेकंड वेव होती है वो कोक्लिया में ट्रांसमिटेड होती है डायरेक्टली। अगर आपको ये पता है तो आप याद रखिए, जिसके कारण मैक्सिमम वहां पर जब कैटेगरी देखते हो तो उसमें मिनिमम लॉस ऑफ इंटेंसिटी हो जाती है, यानी वहां पर जितनी भी माइन्यूट से माइन्यूट इंटेंसिटी होती है वो लॉस हो जाएगी। अगर वहां पर बिना इंडिपेंडेंस या इंपेंडेंस की मैचिंग के वहां पर किसी भी प्रकार का कंडक्टिव डिफनेस उत्पन्न होता है, उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखो कई लोग ओटोरिया से ग्रसित होते हैं, ठीक है, अब ओटोरिया ठीक होता है, धीरे धीरे ओटाइटिस मीडिया के रूप में बोन में सड़ लग जाती है। याद करना, आपके टेबल प्रैक्टिस में कई केसेस आपको टर्न आउट हुए होंगे। ठीक है, अब ऐसे करने कंडीशन में जब आपके पास पेशेंट आता है और आपको जब केसेस बताता है तो आपको पता नहीं है कि इंपेडेंस मैचिंग वहां पर डिस्टर्ब हो गई है। जब इंपेडेंस मैचिंग के कंडक्टिव डिफनेस के कारण ये कंडीशन उत्पन्न हो रही तो आपको करना क्या है? S5C5 वाला प्रोटोकॉल तय करना है। ठीक है, आपको नेगेटिव मेडिसिन का प्रोटोकॉल तय करना है, C5G का कान में प्लग करना है। अगर नहीं ठीक हो ना, 4 महीने बाद मुझे फोन करके बोल देना।
अगर मैं सही हूं, मेरी फिजियो एनाटॉमी का कैरेक्टर सही है, तो मैं रिजनरेशन की बात करता हूं। अगर रिजनरेशन नहीं तो 99% रिपेयर कर जाओगे आप, और 99% अगर रिपेयर किया है तो 70 से 80% जो डिफनेस की कैटेगरी दूर हो जाएगी, यानी 70 to 80% सुनाई देने लग जाएगा। नहीं दूर से, लेकिन कम से कम 100 फीट 150 फीट के लगभग अगर कोई साउंड क्रिएट होता है ना, उसे सुनाई देने लग जाएगा। मेरे पास कई बूढ़े लोग आ रहे हैं, वो लोग आके बोलते हैं साहब कहीं भी करके हमारे सुनाने के वो कर दीजिए, हम परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं। वो हम कहीं जाते हैं साथ में, मैं आगे चला जाता हूँ, वो पीछे चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, बुरा लगता है। मैंने उनको आरी का अप्लाई करना शुरू किया, C5 नेगेटिव, G नेगेटिव दिया, गैंग्रेनॉल 4D4 में ईयर ड्रॉप बनाकर कान में दिया प्लग करने को, और साथ में इंटरनल मेडिसिन, ये दोनों प्रोटोकॉल दिया। जनरल टॉनिक S5B, नेचुरल टॉनिक वहां पर वाई के रूप में दिया, C10 बोरवन वाई के रूप में दिया, और साथ में मैंने ये प्रोसेस किया, रिजल्ट आया 100%। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। किसी को आर दिया, किसी को बी की जरूरत थी, बी दिया, किसी को डब्ल्यू की जरूरत थी, किसी को केवल जी की जरूरत थी। इतिहास देखा मैंने, पूछा उनसे, सिम्टम जो निकल कर आया उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉपी पेस्ट पे मत जाओ दोस्तों, अपना माइंड लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और आपसे परफेक्ट अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो मुझे बता देना दोस्तों, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूं शायद मुझे कोई ने बताया होता तो आज मैं बहुत आगे रहता। ठीक है, आज वक्त है, वक्त में हम लोग टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में हम 15 साल पीछे चल रहे हैं दोस्तों। एज की जब बात की जाएगी ना, हम 15 साल पीछे चल रहे हैं। राजा बाबू सर थैंक यू। इसीलिए हम लोग आपको मिला के काम कर रहे हैं कि आप बढ़िए। कम से कम हमारे सीनियरों ने हमें कुछ नहीं दिया है ना, हम आपको दे रहे हैं। अब आप लोग अपने सीनियरों को, मतलब जूनियरों को देते चले जाइए। आप देखिए, आप नहीं, मैं नहीं, आते वाले जितने भी इलेक्ट्रोमेथ फिजिशियंस है ना, इतने बड़े बड़े नाम के आगे, मतलब नाम का आगे पावर लग जाएगा कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि एज का लेवल कितना बड़ा है दोस्तों। यही चाह रहे हैं हम लोग। जब आप कंडक्शन के टाइप दिखोगे कि ठीक है आपके ईयर के लेवल पर कंडक्शन आ गया, इंपल्स जनरेट हो गया, तो आप कंडक्शन का टाइप बताइए कि आपकी बॉडी में साउंड का जो कंडक्शन हुआ, एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में मिडिल ईयर के थ्रू 3 रूट के माध्यम से कंडक्शन होगा। और जब भी वहां पर कोई डिफिकल्टी होगा, डिसीज डेवलप होगा, तो इन्हीं 3 रूट में से किसी एक, दो या फिर तीनों के कारण होगा। इसलिए याद रखना, पहला कंडक्शन होता है ओसाइकल कंडक्शन, यानी मेलिस इंकस स्टेप्स के माध्यम से। दूसरा होता है डायरेक्ट एयर कंडक्शन, और तीसरा होता है बोन कंडक्शन। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, ओसाइकल कंडक्शन, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन, ये 3 प्रकार का कंडक्शन होता है जिसके कारण नर्व इंपल्सेस अंदर की तरफ पुश आउट होती है। अगर आपको इन तीनों के बारे में पता लग गया तो आपको सारी चीज नजर आ जाएगी दोस्तों कि आपके बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ओसाइकल कंडक्शन की। ओसिकुलर कंडक्शन साउंड वेव की वो कंडीशन होती है, या वो कंडक्शन होता है दोस्तों, जो ऑडिटरी ओसाइकल्स के द्वारा मिडिल ईयर के थ्रू होता है। यानी यहां पर मिडिल ईयर का इन्वॉल्वमेंट है। ओसाइकल, जो आपका ओसाइकल ऑडिटरी ओसाइकल से, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में साउंड वेव्स ऑडिटरी ओसाइकल्स के थ्रू कंडक्टेड होती है। ये क्लियर हो गया आपको, बोन के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई प्रोटोकॉल आता, मैंने कहा यहां पर C4 या C5 आ रहा, समझ में आ रहा मैंने क्यों कहा था C4 या C5? यदि इसी ओसाइकल के लेवल पर, इसी बोन के लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप क्या दोगे, C4 या C5? क्लियर हो गया आपको कि अगर कहीं पर ऑसिकुलरी कंडक्शन में अगर प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मुकेश गुप्ता सर आप सही कह रहे हैं, C4 का कंडक्शन आपको देना पड़ेगा, C4 मेडिसिन के रूप में प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया, भूल जाइए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कितना C5 दे दीजिए, जब तक मिनरलाइजेशन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करेंगे, बोन्स में किसी भी प्रकार का गलना जो हो चुका है, उस बोन का मिनरलाइजेशन करके उसको हार्ड बनाकर उसके फंक्शन के लायक नहीं बनाए, हम मानते हैं 100% नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रोसिस डेवलप हो गया होगा, गल गया होगा, एबनॉर्मल तरह से ग्रोथ करेगा। आप देखते हो कोई भी बोन बनती है, वो टूटी हुई है, उसके ऊपर स्कल्स आगे का एक अलग सा वहां पर एक डेवलपमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, हील स्पोर टाइप, और वहां पर जब आपका ओस्टियोफाइट्स डेवलप होगा, वो बाद में उसको हील करके उसको बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती रहती है। लेकिन अगर आपने C4 दे दिया ना कंडक्टिंग सिस्टम, आप ईयर बहुत तेजी से, खासतौर से ओसाइकल कंडक्शंस का डेवलप हो जाएगा और आपका प्रोटोकॉल तय हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि एयर कंडक्शन का लेवल आएगा तो क्या लिंक आप ढूंढ रहे हो? एयर कंडक्शन, जब मिडिल एयर में एयर के थ्रू दोस्तों साउंड वेव का कंडक्शन हो रहा है, याद रखना, जब साउंड वेव का कंडक्शन हो रहा है, यदि ओसिकुलर चेन ब्रोकन हो गई,
ठीक है, ओसिकुलर चेन ब्रोकन हो गई, कंडक्शन उत्पन्न होता है दोस्तों एक एयर कंडक्शन के एक अल्टरनेट रूट में, ओस्टोस्क्लेरोसिस में। याद रख लेना, आप मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ओटोस्क्लेरोसिस में एयर कंडक्शन कॉमन होता है। यानी ओटोस्क्लेरोसिस वो डिसीज होती है जो ओवल विंडो की स्टेप्स के फिक्सेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। याद रख लेना, वहां पर ओवल विंडो फिक्स हो जाती है, और फिक्स हो जाने के कारण यहां पर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है आपका पर्टिकुलर दोस्तों, वहां पर ओसाइकल चेन का ब्रेक हो जाता है। यानी मेलियस, इंकस और स्टेपिस जो एक चेन बनाकर काम कर रही है, इस चेन में कहीं ना कहीं ब्रेकेज हो जाता है, और उन ब्रेकेज के वजह से वहां पर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उस फुट प्लेट के ऊपर ओसाइकल फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने पर जैसे एयर आ रही जा रही, एयर आ रही जा रही, ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं एयर कंडक्शन। और ये जितने भी केसेस आपको ओटोस्क्लेरोसिस के नजर आते हैं, वो तमाम डिसीज जो ओटोस्क्लेरोसिस की होती है दोस्तों, वो यहां पर लिंक करती है, इसीलिए ओवल विंडो की स्टेप्स के फिक्सेशन के साथ एसोसिएटेड होता है दोस्तों। इसलिए जब हम ओटोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे, हमने डिसीज के लेवल पर इसको बहुत इजीली समझा है दोस्तों, तो जब ओटोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रही है, तो जब आप यहां पर किसी भी प्रकार के इस तमाम केसेस को स्टडी करते हो, तो वहां पर बोन की रेमेडी अगर आप नहीं देते हो, तो आप मान के चलिएगा आपका कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए ये सारी चीजें आपको यहां पर देखना पड़ती है कि यहां पर बोन्स का C4 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बोन कंडक्शन देख रहे हो, तीसरा, तो बोन कंडक्शन यहां भी प्रोटोकॉल C4 का प्रयोग आपको करना है। यदि आप A2C4L1WEN1G का प्रयोग 30 डायल्यूशन में करते हैं, तो डायरेक्टली लिंक होता है, न्यूट्रल बेस्ड मेडिसिन होती है, ग्लोबुल में आप चूसने को दे दो, प्रोटोकॉल S5C5 वाला कंटिन्यू कर दो, लेकिन ये प्रोटोकॉल हाइपोटेंसी में दे दो। आप देखिए वहां पर बोन का मिनरलाइजेशन तो प्रभावित हो चुका है, वो करेक्ट होगा, लेकिन नर्वाइन वे पर होगा, नर्व के माध्यम से सेंसेशन करेक्ट होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेशन होगा, वहां पर जितना भी नर्वाइन वर्क होता है उसको बैलेंस किया जाता है। लेकिन आप यहां पर दे रहे हो, इससे पर्टिकुलर वहां पर हीलिंग टेंडेंसी डेवलप होगी, लेकिन C4 जो मेन होता है वो वर्क आपका कर रहा है। मैंने आपको कहा था, जब भी बोन ब्रेक होती है, बोन का टूटना होता है, बोन का गलना होता है, हम क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने C4 बताया था, S11 बताया था, आपको याद हो, C4 S11 हम 200 में देते हैं, तो किसी भी प्रकार के बोन का जो फ्रैक्चर होता है बहुत तेजी से हील होता है। भाई S11, सारे लोग सोचते हैं अरे S11 क्यों दे रहे हो भाई, ये तो उल्टी की मेडिसिन है। S11 का मेन काम यहां पर होगा, जो इपिथेलियल सेल्स होती है उसको बॉन्डिंग करना, और बॉन्डिंग हो जाएगी तो बहुत तेजी से मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप हीलिंग कर लीजिए। हमने 15-15 दिन में प्लास्टर कटवा दिए दोस्तों, ओनली 15 डेज। मेजर सर्जरी के लेवल पर हमारे ग्रुप की सीनियर मैडम है डॉक्टर शुभांगी शर्मा मैम, हेड्स ऑफ है उनको, डायबिटीज 22 साल से, अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 7-8 फ्रैक्चर हुए थे उनको, मल्टीपल उनका सर्जरी हुई थी, और उन्होंने डायबिटीज न केवल कंट्रोल रखा, और साथ में वहां पर S11 C4 200 को उन्होंने कंटिन्यू चलाया था, और विद इन 15 डेज डॉक्टर बोले हाउ, ये कैसे हो रहा, आपकी इतनी अच्छी रिकवरी कैसे हुई, ये तो टाके जो तार कसे हुए थे हम अभी खोल सकते हैं, इतनी अच्छी हीलिंग है। 3 टाके उन्होंने, 3 जो है 15 दिन के अंदर, जो कहा था कि 1.5 महीने ये जो तार कसे रहेंगे 15 दिन में ओपन कर दिया। ये सबूत है, हमारे ग्रुप के मेंबर ही है, हेड्स ऑफ ऐसे मैम को। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम करना सीखा है दोस्तों। ठीक है, तो जब बोन कंडक्शन में आपको नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा बोन कंडक्शन बोन्स के द्वारा मिडिल एयर के थ्रू साउंड वेव के कंडक्शन को कहते हैं, मिडिल एयर के द्वारा। यानी ओटाइटिस मीडिया डेवलप होगा ना, वो इसी बोन के लेवल पर होगा। ये तब उत्पन्न होता है जब मिडिल ईयर अफेक्टेड होता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है जी अजय सर। तो ये आप लोगों का वेल विशिंग है कि आप लोग इस चीज को यूज कर रहे हो, इसलिए धड़ाधड़ आप देखो, आप मैसेज करते हो, तो ये ऐसे ही नहीं होता, आपने सीखा इसलिए हो रहा है दोस्तों। जब मिडिल ईयर अफेक्टेड होता है, तो इस प्रकार के कंडक्शन में दोस्तों साउंड वेव्स स्कल बोन में वाइब्रेशन सेटअप के द्वारा कॉक्लियर फ्लूइड में ट्रांसमिटेड होती है। अब इस चीज को याद रखिएगा आप, ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों। इस प्रकार के कंडक्शन में क्या होगा, जो साउंड वेव्स जनरेट हो रही है, वो साउंड वेव कहां जा रही है, स्कल बोन में वाइब्रेशन क्रिएट करती है। कई बार हम कहते हैं यार सर देखो मेरे तो सिर में वाइब्रेशन हो रहा, स्कल बोन में वाइब्रेशन हो रहा, और वो स्कल बोन में वाइब्रेशन सेटअप के द्वारा कॉक्लियर फ्लूइड में उसके माध्यम से ट्रांसमिटेड होती है। यानी बोन कंडक्शन वाइब्रेटिंग फोर्स
या वाइब्रेटिंग बॉडीज की डायरेक्टली स्कल पर प्रेसिंग के द्वारा दोस्तों ये टेस्टेड करते हैं। और इसीलिए ये रूट एक्सटर्नली लाउड साउंड के ट्रांसमिशन में रोल प्ले करती है। जब मान लो डीजे के संपर्क में आते हो, आप देखते हो बड़ा बड़ा साउंड वेव्स वहां पर जनरेट हो रहा है, प्रेशर इफेक्ट के द्वारा जनरेट हो रहा है, तब आपको ये सारी चीज लिंक होते हुए नजर आती है। यानी वहां पर आप जब इस लिंकिंग मटेरियल को देखते हो तो आपको डायरेक्टली इंडिकेशन होता है, अरे यार इतना ज्यादा साउंड वेव हो रहा है, कान के पर्दे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक बजने लगती है। आप देखो वाइब्रेशन आपको हेड तक महसूस होने लगता है। जब ये लेवल आता है तो इस लेवल पर आप जब जाओगे ना तो प्रोटोकॉल आपको तय करना पड़ता है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हो जाए, नहीं तो बहुत सारा मेरा तो हेड घूमने लग जाएगा। ठीक है, कई बार देखो सीवियर हेडेक के लेवल पर आ जाते हो, कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। आप देखो उसके बाद में आंखों पे लोड आता है, कई बार देखो हार्ट के वाल पे लोड आता है। ठीक है, तो आप सोचो कि जब हार्ट के वाल पे लोड आता है, जिनको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम है, हाई बीपी के प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी अस्थमा के प्रॉब्लम है, उनको बहुत ही सीवियर अटैक आता है दोस्तों उस दौरान। ठीक है, इसलिए जब वहां आता है तो आप सोचिए ईयर पे अगर किसी को प्रॉब्लम है और वहां बहुत ज्यादा प्रेशर और डाल रहे हो आप, ठीक है, पहले ही बद्ध पेशेंट बोलता है कि मुझे साउंड सुना रहा, टिनिटस जैसी कंडीशन नजर आ रही है, आप C5 नेगेटिव जी पे चले जाओ, टिनिटस भी ठीक हो जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इसीलिए स्टिचिंग ट्यूब पे जब इसका रोल देखते हो तो आपको और अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा, और अच्छे रिजल्ट आपको बताऊंगा। स्टिचिंग ट्यूब डायरेक्टली हीयरिंग के साथ कंसर्न नहीं होती है, क्लियर कर लेना इस बात को। जो यूस्टिचियन ट्यूब होती है आपके डायरेक्टली हीयरिंग के साथ कंसर्न नहीं होती है, यद्यपि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रख लेना, यूस्टिचियन ट्यूब केवल और केवल अगर कोई ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको दूसरे साइड में जाकर उस प्रेशर को आधा अपने ऊपर ले लेती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कहती है ठीक है तुम तुम्हारा काम करो, इस प्रेशर को आधा मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये काम होता है आपका यूस्टिचियन ट्यूब का, लेकिन डायरेक्ट हीयरिंग से लिंक नहीं होती, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई बार यूस्टिचियन ट्यूब को मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, अरे यार सर यूस्टिचियन ट्यूब में ये बताया डॉक्टर ने, अरे कोई टेंशन नहीं, उसका इतना कोई ज्यादा सपोर्टिंग नहीं होता है, इसलिए टेंशन नहीं, केवल हीलिंग दे दो। मैंने उनको यही कहा C5G का आप वहां पर RS में 5 ml लो, 5 ml में आप पर्टिकुलर 5 ड्रॉप आप C5G के डाल लो, D1 से अच्छा से हिला लो और प्लग करा दो। 5 दिन बाद आके पेशेंट बोलता अरे यार बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, C5G को नेगेटिव करा दिया, टिनिटस था, RE का यहाँ पर अप्लाई करा दिया, देखो बहुत जल्दी बोलता अरे यार सब बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो करेक्शन हो गया, जो कंजेशन हो रहा था वो चला गया। याद रख लेना दोस्तों, ये केवल प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच करोगे तो आप ऑटोमेटिक रिजल्ट ले लोगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप इनर ईयर का रोल देखते हो ना, तो ये जो डायग्राम मैंने आपके स्क्रीन पे शो किया है इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, मैंने इसको पहले भी आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो मिडिल ईयर के लेवल पर आया मेलियस इंकस और स्टेप्स लार्ज, आप देखो स्टेप्स की लास्ट पॉइंट है जो फुट प्लेट है वो आपको दिख रही है, जो ओवल विंडो है उस ओवल विंडो पे आकर टच हो रही है। ठीक है, वहां से आगे की तरफ जा रही है तो आप देखो स्केला वेस्टिबुलाई है, आगे देखो बीच में स्केला मीडिया है, आप देखो हैलिट्रोज वहां पर मिलेगा, स्केला टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगा, नीचे जाएंगे तो आप बैसिलर मेम्ब्रेन, कल आपको बताया था मैंने, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आपको अंदर की तरफ नजर आएगी, राउंड विंडो आपको नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे पोर्शन एक ईयर के इंटरनल ईयर में आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जब इनर ईयर का रोल देख रहे हो तो ट्रेवलिंग वेव एक मैकेनिकल वेव होती है दोस्तों। ठीक है, ये वेव जनरेट हुई और वो ट्रेवल कर रही है आपके ईयर में। ठीक है, तो कॉक्लिया यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई के लेवल पर जब वो ट्रेवल कर रही है तो हियरिंग का सेंसेशन डेवलप हो रहा, लेकिन डेवलप हो कैसे रहा भाई, इनर ईयर में गया तो सेंसेशन डेवलप कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला, मैं क्या बोल रहा हूं आप क्या सुन रहे हो। ठीक है, तो ट्रेवलिंग वेव एक मैकेनिकल वेव होती है दोस्तों, जो बैसिलरी मेम्ब्रेन के बेस पर बैसिलर फाइबर में ऑडिटरी स्टिमुलेशन के द्वारा इनिशिएट हो रही है। ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें ऑडिटरी इंपल्सेस आपके ऑडिटरी स्टिमुलस के द्वारा इनिशिएट हो रही है। ये बैसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ ट्रेवल करती है बैसिलर मेम्ब्रेन के अपेक्स के टुवर्ड, उसके आगे अपेक्स के टुवर्ड जाती है और नियर हेलिकोट्रेमा जैसे कि आर्टियल पल्स वेव होती है ना, उसी हेलिकोट्रेमा के लेवल पर जाती है दोस्तों, और आर्टियल पल्स वेव होती है दोस्तों। जिस प्रकार से आर्टियल पल्स आप देखते हो ना, रेडियल आर्टरी के ऊपर पल्स को रीडिंग करते हो ना कि हार्ट धड़क रहा कितनी बार धड़क रहा, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हेलिकोट्रोमा जैसे कि आर्टियल पल्स वेव होती है, उसके ऊपर उसके समीप जाती हुई नजर आती है।
स्टेप्स के फुट प्लेट के मूवमेंट ओवल विंडो के अगेंस्ट होता है। जो ओवल विंडो दिख रहा है उसके अगेंस्ट इस प्रकार से वहां पर फुट प्लेट वहां पर मूवमेंट करती है दोस्तों, और जिसके कारण स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ का मूवमेंट होता है। आप देख रहे हो डार्ट्स लगे हुए, तीर के निशान लगे हुए हैं दोस्तों, एरो के निशान लगे हुए हैं, ठीक है। जब वहां पर स्टेप्स में इस प्रकार से मूवमेंट हुआ तो एक प्रकार से जैसे आप तालाब में या आप नदी में या समुद्र में देखते हो ना, वेव्स बनती रहती है, ठीक है, धार बनती रहती है, उसी प्रकार से यहां पर पेरिलैम्प की जो है वेव जनरेट होती है दोस्तों। और ये फ्लूइड ओवल विंडो से हेलिकोट्रेमा के थ्रू राउंड विंडो में सभी तरफ मूव नहीं करता है, याद रख लेना, सभी तरफ मूव नहीं करेगा। ये ओवल विंडो के नियर जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होता है उसको इमीडिएटली हिट करता है, ठीक है। जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होता है उसको इमीडिएटली हिट करता है, उससे टकराता है दोस्तों। इसी के कारण स्केला मीडिया में फ्लूइड का मूवमेंट होता हुआ आपको नजर आता है, और इसीलिए वेस्टिबुलर मूवमेंट एकदम फ्लेक्सिबल होती है, यानी एकदम इलास्टिसिटी पाई जाती है। गई फिर आ गई अपनी जगह पर, फिर आई, फोर्स आई, फिर अपनी जगह आ गई। इसीलिए स्केला मीडिया में फ्लूइड का मूवमेंट स्केला टिम्पेनिक के टुवर्ड बैसिलर मेम्ब्रेन से बैसिलर पोर्शन के बल्जिंग को कॉज करता है, यानी वहां एक उभार डेवलप कर देता है। यहां पर टकराया, उभार बना, जब वो फ्लूइड आगे की तरफ रिजॉल्व हो गया फिर से अपनी जगह आ गया। इसीलिए बैसिलर मेम्ब्रेन के बल्जिंग बैसिलर फाइबर में इलास्टिक टेंशन को इंक्रीज करती है। यहां पर जो इलास्टिक टेंशन डेवलप हो रहा है, इलास्टिसिटी डेवलप हो रही है, उसको इंक्रीज करेगी दोस्तों। और यही कारण है इसी बैसिलर मेम्ब्रेन के इस पोर्शन में जब इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी तो बैसिलर फाइबर में इलास्टिक टेंशन एक वेव को जनरेट करेगा, एक वेव को इनिशिएट करेगा, जो कि बैसिलर मेम्ब्रेन के हेलिकोट्रोमा के तरफ वहां पर ट्रेवल करेगी। और जैसे कि आरटीएल पल्स वेव होती है, इसे हम ट्रेवलिंग वेव कहते हैं दोस्तों। ये वो रिजोनेंस पॉइंट होता है दोस्तों जो यहां पर हियरिंग वेव को जनरेट करता है। यही कारण है इसी रिजोनेंस पॉइंट पर बैसिलर मेम्ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रेवलिंग वेव के द्वारा एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और जब ट्रेवलिंग वेव के द्वारा ये एक्टिवेटेड होंगे, बिगिनिंग में प्रत्येक ट्रेवलिंग वेव बहुत वीक होती है, जब शुरुआत होती है तो बहुत वीक होती है, लेकिन जब बैसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रेवलिंग करती है दोस्तों बेस से अपेक्स की तरफ, हेलिकोट्रेमा से, तो वेव स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है, और एक पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जाकर इतनी स्ट्रॉन्गर हो जाती है दोस्तों कि ये बैसिलर मेम्ब्रेन पर बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बैसिलर मेम्ब्रेन को इतना एक्टिवेट कर देती है कि वो साउंड का परसेप्शन करा देती है। यानी बैसिलर मेम्ब्रेन का ये रिजोनेंस पॉइंट इमीडिएटली पुनः वाइब्रेट करने लग जाता है और फोर्थ करता है दोस्तों, एक साउंड क्रिएट करता है। जब ट्रेवलिंग वेव यहां पर स्टॉप हो जाएगी और आगे पुनः ट्रेवल नहीं करेगी, तब आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नजर आता है दोस्तों। इन स्टेप्स और रिजोनेंट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ईयर में रीचिंग होने वाली साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके ठीक विपरीत होता है। जितना वेव वहां पर जनरेट हो रहा है उसके ठीक विपरीत उतना वहां पर आपको नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए ट्रेवलिंग वेव जो हाई पिच साउंड के द्वारा जनरेट होती है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर हाई साउंड के द्वारा जनरेट हो रही है दोस्तों तो उसके द्वारा जनरेट होती है जो कॉक्लिया के वेव के जो पर्टिकुलर जो कॉक्लिया का एरिया होता है ना, उसके बेस के नियर डिसअपियर हो जाएगी दोस्तों, यानी हाफ ऑफ द वे पर पहुंचेगी। और जो लो पिच साउंड के द्वारा वेव जनरेट होती है वो बैसिलर मेम्ब्रेन की इंटायर डिस्टेंस में ट्रेवल हो जाएगी। ये विशेषता याद कर लेना, यानी जो साउंड वेव जनरेट हो रही है वो कोक्लिया में आकर खत्म हो जाती है, आगे जाती ही नहीं है, उसका पूरा रूट बनता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए वो वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा साउंड आपके कान में वाइब्रेट करता है, आपका पर्दा तक आपको लगता है कि हिल रहा है, आपको पूरा बॉडी के लेवल पर, हेड के लेवल पर आपको ऐसा लगता है कुछ हिल रहा है, वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है। लेकिन पूरे आगे वेस्टिबुलर तक, बैसिलर मेम्ब्रेन तक वो ट्रेवल नहीं करता, केवल आपको जो लो पिच साउंड के द्वारा जो वेव जनरेट होगी वही जो क्लियर जनरेशन होता है दोस्तों, वो बैसिल मेम्ब्रेन के इंटायर डिस्टेंस में ट्रेवल करती है। और इंटायर डिस्टेंस में ट्रेवल करने के बाद साउंड भी क्लियर परसेप्शन आपको होती है दोस्तों। ये बेसिक साइंस है, ये विशेषता है हमारे ईयर की कि जो हार्ड साउंड होता है, हाई पिच साउंड होता है, वो कोक्लिया के पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, कोक्लिया तक आकर डिसॉल्व हो जाता है, आगे नहीं जाता, ठीक है। लेकिन लो पिच साउंड जो होता है वो आगे तक जनरेट होता है। इसीलिए दोस्तों जब वहां पर ये आपने इतना सेंसेशन देख लिया तो अब मेन रोल होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई का। ऑर्गन ऑफ कोटाई पे हमने इनर सेल, हेयर सेल्स पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। ये हेयर सेल्स एक्साइटेशन का रोल यहां पर शुरू होता है, यानी जब आपने यहां पर इंपल्सेस को जनरेट करके इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपने वहां पर बैसिलर मेम्ब्रेन पे डेवलप कर लिया, अब बैसिलर मेम्ब्रेन पर आ गई तो हेयर सेल का एक्साइटेशन यहीं पे शुरू होता है। जब ऑर्गन ऑफ कोटाई में
हेयर जो स्टेरोटोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं दोस्तों, हेयर सेल्स वहां पर क्यूटिकुलर लेमिना, रेटिकुलरिस और पेपिलर जो पिलर सेल्स होती है, जो रॉड सेल्स होती है, जो कि कॉर्टी के द्वारा हाईली वहां पर फिक्स्ड होती है, हाईली कंडीशंस में फिक्स्ड होती है, जो एक दूसरे से लिंक करती है दोस्तों। और जब ट्रेवलिंग वेव इसी रेजोनेंस पॉइंट पर बेसिलरी मेम्ब्रेन के लेवल पर वाइब्रेट करती है, उनके वाइब्रेशन को कॉज करती है, तो आप देखेंगे बेसिलर फाइबर रॉड्स ऑफ कोर्टाई, ठीक है, रॉड्स ऑफ कोर्टाई हेयर सेल्स और लेमिना रेटिकुलर के एक सिंगल जो वहां पर यूनिट होती है, उस सिंगल यूनिट के रूप में मूव करना शुरू करती है, और इसी के कारण स्टेरोटोसीलिया का मूवमेंट कॉज होता है। और इसी के कारण दोस्तों जब स्टेरोटोसीलिया का मूवमेंट कॉज होगा डमरू के जैसा, तब हेयर सेल का एक्साइटमेंट और रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन होता है, ठीक है। यहां पर हेयर सेल का एक्साइटमेंट तभी होगा, और जो रिसेप्टर पोटेंशियल है, अभी तक केवल वहां पर कंडक्शन हो रहा था, यहां पर रिसेप्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए ऑर्गन ऑफ कोटाई में जो हेयर सेल्स होती है उनका एक्साइटमेंट होना और रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन होना यहां से जनरेट होता है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, हियरिंग की जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक इवेंट हो रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हियरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से जो साउंड होता है उसका ट्रांजैक्शन होना शुरू होता है। यानी साउंड ट्रांजैक्शन या ऑडिटरी जो यहां पर ट्रांजैक्शन होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई में हेयर सेल्स में सेंसरी ट्रांजैक्शन का एक प्रकार होता है, और यही आपकी हियरिंग के जनरेशन का रिसेप्टर पॉइंट होता है। यानी अभी तक जितना पढ़ा आपने, वहां पर जनरेट हुआ, कैसे आया, एक्सटर्नल मिडल इनर ईयर में आया, वहां पर ऑर्गन ऑफ कोटाई के लेवल पर आया, तो पर्टिकुलर वहां पर उसके पहले जितना था वो केवल और केवल दोस्तों वहां पर डेवलप था, कंडक्शन का पॉइंट था, लेकिन ये रिसेप्टर पॉइंट है दोस्तों, जिसके द्वारा जो ऑडिटरी नर्व फाइबर में साउंड एनर्जी एक्शन पोटेंशियल में ये कन्वर्ट हो जाता है, रिसेप्शन हो रहा है दोस्तों, नर्व इंपल्स यहां पर जनरेट हो रही है, और एनर्जी जो आ रही है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप मुझे बता दीजिए, आपको क्लियर एक लाइन में बताया गया है कि यहां पर ऑडिटरी नर्व फाइबर में साउंड एनर्जी, फिर से बोल रहा हूं, साउंड एनर्जी एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्टेड हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, यह न्यूट्रिशन का काम है या नर्वाइन काम है? आप कौन सी मेडिसिन से ठीक कर पाओगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। प्रोटोकॉल डिसाइड करना आपको ऐसे आना चाहिए कि यहाँ पर न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सीधा नर्वाइन मेडिसिन का रोल है। नर्व का लेवल को स्टिमुलेट करना है तो आपको मेडिसिन पता है कि नर्व के लेवल पर ईयर में कौन सी मेडिसिन को जनरेट कराना है, आपने वहां पर सपोर्ट करना है। बस इतना याद रखना, सपोर्ट कहां पर करना है, कैसे करना है। बी का सपोर्ट करना है, जी का करना है, डब्ल्यू करना है, आर का करना है, ये चार चीज सीख लेना। वाई का रोल नहीं है यहाँ, बिल्कुल मत यूज करना, पछताओगे बाद में, ठीक है। तो ये रोल आपको मैंने बता दिया कैसे जनरेट हो रहा। इसीलिए साउंड ट्रांजैक्शन के जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं उसको देखिए और प्रोटोकॉल तय कीजिए। साउंड ट्रांजैक्शन के दौरान दोस्तों 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल इवेंट्स वहां जनरेट हो रहे हैं। 3 टाइप्स कैसे हो रहे हैं दोस्तों? जब आप यहां पर देखते हो रिसेप्टर पोटेंशियल, द कॉक्लियर माइक्रोफोबिक पोटेंशियल, ठीक है, कॉक्लियर माइक्रोफोबिक पोटेंशियल या रिसेप्टर पोटेंशियल जो इंपल्सेस आया उसको बोल रहे हैं हम। दूसरा इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल या इंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इंडोकॉक्लियर हुआ, ये इंडोलिम्फ और कॉक्लिया के बीच में हुआ, या इंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल के नाम से जाना गया। तीसरा होता है एक्शन पोटेंशियल इन ऑडिटरी नर्व फाइबर, उस ऑडिटरी नर्व फाइबर में जो वहां पर स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाकर सेंसेशन बता रहा है कि आप क्या सुन रहे हो। आपको याद है, मैं आपको हमेशा कहता हूं आंख, नाक और कान, 3 के बीच में बैलेंस होगा तो आप बिल्कुल चक्कर मुक्त रहेंगे, यानी आपको वर्टिगो नहीं आएगा। ये वो पॉइंट से अगर यहां पर इम्बैलेंस हुआ तो आपको वर्टिगो तुरंत आ जाएगा। अगर वर्टिगो तुरंत आ गया क्या करोगे? अगर आप S1W को नेगेटिव में भी दे दोगे ना 1000 में, आपका इमीडिएट वर्टिगो कवर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक टू नर्वाइन चैप्टर, ठीक है। लेकिन हमें पता है S11 S1 F1W को आप नेगेटिव कर दो, तुरंत आपका चक्कर 10th डायल्यूशन में ही वर्टिगो दूर हो जाता है, 3rd में ही हो जाता है, 10th तक मत जाओ, 3rd में ही कवर कर लो, ठीक है। फ्रीक्वेंटली दे दो, कवर हो जाएगा। आपने नर्वाइन प्रोटोकॉल समझा इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। इसीलिए याद रखना, रिसेप्टर पोटेंशियल हो या कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल हो, बिल्कुल माइक्रो, जब ये रिसेप्टर पोटेंशियल या कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल एक माइल्ड डीपोलराइजेशन होता है, ये डीपोलराइजेशन ऊपर गया,
फिर नीचे रिपोलराइजेशन, जो कोक्लिया के हेयर सेल्स में डेवलप होता है, और जब साउंड वेव इंटरनल ईयर में ट्रांसमिटेड होता है दोस्तों, तो हेयर सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 MVW के आसपास होता है। यानी कोक्लियर रिसेप्टर सेल्स में जो सेंसरी ट्रांजक्शन मैकेनिज्म होता है अन्य रिसेप्टर मैकेनिज्म में, वहां पर जो पर्टिकुलरली आप देखते हो उससे बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए जब साउंड वेव इंटरनल ईयर में पहुंचेगी तो जो ट्रेवलिंग वेव प्रोड्यूस हो जाती है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन को कॉज करेगा, और जब बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो हेयर सेल के जो आपके स्टेरोसीलिया सेल्स होगा उसको मूवमेंट प्रदान करेगा। इसीलिए वहां पर अवे फ्रॉम कहां होगा, मोडियोलस से दूर की तरफ जाएगा, यानी टूवर काइनोसिलियम। जो काइनोसिलियम होता है, वो जो सेल बताई थी मैंने काइनोसिलियम, उस काइनोसिलियम की तरफ जाएगा। अब जो काइनोसिलियम की तरफ चला गया तो याद रखिए इसके कारण मैकेनिकली गेटेड। अब यहां पर देखिए, आपने कई चीजों में देखा था, मैंने आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये चैनल्स बताए थे। यहां पर देखिए दोस्तों, इसके कारण मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल की ओपनिंग के कारण इंडोलिम से आपको पर्टिकुलरली पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स होता है, जिसमें पोटेशियम आयन का लार्ज अमाउंट पाया जाता है दोस्तों। और यही पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण हेयर सेल्स में -50 MV तक माइल्ड डिपोलराइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, और जब इसका डेवलपमेंट कॉज होगा दोस्तों, तो याद रखना कोक्लियर माइक्रोफोलिक या पोटेंशियल नॉन प्रोपेगेटिव होता है, किंतु ये ऑडिटरी नर्व फाइबर जो होता है उसके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए सफिशिएंट होता है। सिंपल से एक वर्ड में समझिए, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी इंपल्स जनरेट हो चुकी है। और डीपोलराइजेशन के कारण हेयर सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर को यहां पर रिलीज कर देती है, और यही ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, यानी यहां भी न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल आपको नजर आया दोस्तों। यानी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोबेबल न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर क्या होगा, ग्लूटामेट। याद रख लेना, ईयर के लेवल पर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होगा उसमें ग्लूटामेट होता है, यानी स्टेरोसीलिया का मूवमेंट मोडियोलस से दूर की तरफ होना, जिसके कारण हेयर सेल्स में डिपोलराइजेशन हुआ। ये स्टेरोसीलिया का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों, अवे फ्रॉम काइनोसिलियम, काइनोसिलियम से दूर की तरफ। और इसी के कारण दोस्तों वहां आपने देखा था काइनोसिलियम की तरफ, यहां आपने आपके काइनोसिलियम से दूर करा तो वहां पर आपका डीपोलराइजेशन था, यहां पर हाइपरपोलराइजेशन होगा दोस्तों। और यही हाइपरपोलराइजेशन आयोनिक बेसिस ऑफ हाइपोपोलराइजेशन, मतलब हाइपरपोलराइजेशन के लेवल पर क्लियरली जब इंडिकेशन देखा जाएगा, तो अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये माना जाता है कि इस प्रोसेस में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको फिर आ गया कैल्शियम, अगर फिर कैल्शियम आ गया तो फिर यहां पर कैल्शियम यानी आपको मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। यानी इस प्रोसेस में कैल्शियम का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हेयर सेल्स में हाइपर पोलराइजेशन ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने को स्टॉप कर देता है, जिसमें कैल्शियम का रोल है। याद रख लेना आप दोस्तों इस बात को। इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल बताया कि आपको मैं दोनों रोल बताता हूं। यहां पर देखो, नर्व का जहां रोल होता है C5 का रोल है, जहां पर बोन के मिनरलाइजेशन कैपेसिटी का रोल होता है वहां पर C4 का है। लेकिन अगर इनके बीच में पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये जितने सोडियम, इनका मिनरलाइजेशन कैपेसिटी डिफेक्ट हो गया, तो मैंने तो आपको एक प्रोटोकॉल बता रखा है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं। सोडियम, पोटेशियम किसी भी चीज में, आप में से कई लोगों ने प्रूव किया है, हमारे राजा बाबू सर ने भी प्रूव किया है, S6, C6, L1, YBD6, ये न्यूट्रल वे में, जब नेगेटिव मेडिसिन जरूर है लेकिन किसी भी चीज को बिल्कुल बराबर बैलेंस में कर देता है। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 200 पेशेंट के लेवल को इलेक्ट्रोलाइट में इसी केवल सिंगल प्रोटोकॉल से बैलेंस करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, याद रखना, अगर आपने मल्टीविटामिन 1 और मल्टीविटामिन 2 को इस कंडीशन में सपोर्ट कर दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका पेशेंट 100% रिकवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, भले आपके सामने पेशेंट बैठा है। ठीक है, इसलिए याद रखना, हियरिंग में हेयर सेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड ट्रांजक्शन के दौरान इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स का डिफरेंट रोल होता है, इनर का अलग, आउटर का अलग। याद रख लेना, इनर का अलग, आउटर का अलग। कैसे होगा भाई, इनर सेल्स का क्या रोल है, इनर हेयर सेल्स साउंड ट्रांजक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रिसेप्टर सेल्स प्राइमरी सेंसरी सेल होती है जो कि ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट को शुरुआत करती है, उसको कॉज करती है। यानी अगर इनर सेल डैमेज हो गया तो आपका ट्रांजक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको याद रखना है, इनर सेल्स ऑडिटरी
जो पर्टिकुलरली आपके एक्शन पोटेंशियल ऑडिटर नर्व फाइबर में होता है उसको जनरेट करने को कॉज करता है दोस्तों। तो ठीक है, तो आउटर हेयर सेल का क्या रोल, दोनों में डिफरेंस आपने देखा। जब आप आउटर सेल पे जा रहे हो तो आउटर हेयर सेल्स का बिल्कुल डिफरेंट एक्शन होता है। ये हेयर सेल शॉर्टन होती है, बहुत छोटी होती है, ये डीपोलराइजेशन के दौरान और इलांगेटेड हो जाती है, लंबी खींचा जाती है दोस्तों। इसी कारण हाइपरपोलराइजेशन के दौरान ये प्रोसेस दोस्तों वहां पर आपको इलेक्ट्रोमोटिलिटी या मैकेनिको इलेक्ट्रिकल ट्रांजैक्शन के रूप में अपना फंक्शन क्रिएट करती है, यानी इलेक्ट्रिकल मोटिविटी बनाती है। जिस प्रकार से आप सेंसेशन देखते हो ना, दो वायर है अलग अलग, भाई लंबा वायर पूरा नहीं, आपको ज्वाइंट देना है, आप क्या करते हो, दोनों को जोड़ दिया और वहां पर लपट के टेप लगा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को आगे की तरफ प्रमोट करने का काम आउटर हेयर सेल्स करती है। इसीलिए आउटर हेयर सेल्स की एक्शन क्या हुई, ये एक्शन बैसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट को फैसिलिटेशन प्रदान करती है। अब आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट काम कर दिया कि जो बैसिलर मेम्ब्रेन है उसका मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए आप देखो एम्पलीट्यूड का मतलब समझते हो ना आप, ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करती है, यानी साउंड की जो शार्पनेस होती है, जो साउंड की वेव होती है, जो शार्पनेस होती है, उसको इंक्रीज करने का काम करती है आउटर सेल। यानी इनर सेल तो जनरेट कर रही है लेकिन आउटर सेल उसको बहुत ज्यादा शार्पन कर रही है, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करती है। इसीलिए आउटर सेल्स को कलेक्टिवली कॉक्लियर एम्पलीफायर कहते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा ना एम्पलीफायर का, पुराने समय में भोंगे चलते थे, याद है आपको, एम्पलीफायर के माध्यम से आज भी चल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो ये एक एम्पलीफायर का काम करता है दोस्तों, इसे हम कलेक्टिवली कॉक्लियर एम्पलीफायर के नाम से आउटर हेयर सेल को जानते हैं, नोट कर लेना इस बात को। इसीलिए हेयर सेल्स की जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटिलिटी होती है, जितना भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, यहां पर जितने भी प्रेस्टीन की प्रेजेंस के कारण होता है दोस्तों, इसी प्रेस्टीन के प्रेजेंस के कारण आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सारी प्रोसेसेस इसी लेवल पर जनरेट होती है जो साउंड वेव के लेवल पर जनरेट हो रही है। इसलिए यहां पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपने ब्लड सर्कुलेशन यहां पर तेजी के साथ जनरेट कर दिया एक्शन पोटेंशियल के लेवल पर, यहां पर फ्लूइड की कैपेसिटी, भाई ब्लड आपको पता है ब्लड में से छनका ही पर्टिकुलर टिश्यू बनता है जब कभी ब्लड का लॉस हो जाता है तो सेल के अंदर से टिश्यू फ्लूइड, जितना भी फ्लूइड निकलता है वो आपके टिश्यू फ्लूइड में आता है और उसको बैलेंस करता है और वही ब्लड में जाकर ब्लड के जो मतलब क्वांटिटी होती है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो यहां पर भी ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओगे, ये पूरा मैकेनिज्म बैलेंस होगा। याद रख लेना दोस्तों, लास्ट पॉइंट आज का बता रहा हूं दोस्तों, इफ्रेन नर्व फाइबर ऑफ हेयर सेल का क्या रोल है। यहां पर अफ्रेन और इफ्रेन का मतलब भी समझ लीजिए आप। इफ्रेन, इफ्रेन मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेन से जो आ रहा है, एफ्रेन मतलब यहाँ ईयर से ब्रेन के, यहां पर इफ्रेन नर्व फाइबर का मतलब समझिए दोस्तों। हेयर सेल्स की इफ्रेन नर्व फाइबर भी एसिटाइल कोलिन के रिलीज के द्वारा साउंड ट्रांजैक्शन के कारण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको याद होना चाहिए एसिटाइल कोलिन का फंक्शन, ठीक है। इसीलिए इनर हेयर सेल्स के इफ्रेन नर्व फाइबर ऑडिटरी नर्व फाइबर पर टर्मिनेट हो जाता है दोस्तों, और जहां पर ये इनर हेयर सेल्स को लीव करता है, उसको छोड़ता है, ये ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने को कंट्रोल करता है। यानी आप देखो कि यहां पर डेवलप तो हो रहा है लेकिन उसको कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म साथ में मौजूद है, जो इनर हेयर सेल्स में ग्लूटामेट के रिलीज के द्वारा इनिबिट होता है दोस्तों, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बढ़ा रहा था, ग्लूटामेट उसको इनिबिट कर रहा है, ये दोनों प्रोसेस आपको पता लग गए। इसीलिए आउटर हेयर सेल्स के इफ्रेन नर्व फाइबर सेल बॉडी पर डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाते हैं और ये इस सेल्स की इलेक्ट्रोमेटाबिलिटी को इनिबिट करने का काम करता है। यानी इनर वाले एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट के द्वारा वहां पर कंट्रोल होता है, लेकिन जब आउटर हेयर सेल्स में जाओगे, जो इफ्रेन नर्व फाइबर डायरेक्ट सेल बॉडी के लेवल पर डायरेक्टली टर्मिनेट होते हैं, और डायरेक्टली टर्मिनेट होंगे तो इस सेल्स की जो इलेक्ट्रोमोटिविलिटी होती है उसको डायरेक्टली इनिबिट करने का काम करते हैं, उसको डायरेक्टली रोक देते हैं, ठीक है। अगर ये चीजें आपको नजर आ रही है तो आपको सारा प्रोटोकॉल तय करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए दोस्तों। उम्मीद है कि ये बारीकियां अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर बची है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली कहा, जब आपको न्यूट्रिशन देना है, आप एक काम कीजिए, न्यूट्रिशन देना दो तरह से दे सकते हो। आप ईयर ड्रॉप बना के दे दो, ठीक है, आप यहां पर एक्सटर्नल रेडियो एक्टिव वेव जनरेट करा के दे दो, ठीक है। तो बी बैक साइड में, जी फ्रंट में, आरी बैक साइड में, जहां पेन हो रहा वहां लगा दीजिए। लेकिन याद रखना मम्स के केसेस में कभी भी आरी को यूज नहीं करना, वहां पर बी और जी का यूज आपको नजर आएगा, याद रख लेना। जब इंटरनल देना है, कई बार यहां पर लिंक होता है आपके पार्ट से, यदि आपका लेफ्ट साइड है तो S1, राइट साइड है तो S2,
ठीक है, याद रख लेना S1C1GB और S2C2GB, ये रोल आपको नजर आ जाएगा बहुत सारे केसेस में, ठीक है। लेकिन जब इंटरनल कोई डिफेक्ट डेवलप होता है वहां पर नर्वाइन इफेक्ट याद रखना, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी याद रखना, दोनों तरीके से। जब आपको लगता है बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप इंटरनल एज वेल एज नेगेटिव में एक्सटर्नल, मतलब पर्टिकुलर आप वहां पर इंटरनल जब दोगे, मतलब आपके ईयर ड्रॉप के रूप में, तो वहां पर A2C4 C5 Win1 S5GB ये मेन प्रोटोकॉल होता है, इसी में आपका सब निर्भर हो जाता है। लेकिन जब आप नेगेटिव जाओगे तो A2C4 या C5 ये फिक्स है, A2C4 या C5 S5 L1 Win1 B और G ये प्रोटोकॉल निर्धारित है। 3200 डायल्यूशन पे दीजिएगा। नेगेटिव में जाओ और ज्यादा जाना है तो C5 का 1000 सिंगल 3 डोज दे दीजिएगा आप, C5 या G 1000 का 3 डोज दे दीजिएगा, गैंग्रीनॉल 4 दे दीजिएगा, आपका पेशेंट कभी फेल नहीं होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। जब आपको यहाँ पर टिनिटस नजर आता है तो टिनिटस इसी से लिंक करता है, कंजेशन बहुत हो रहा है, एक्यूट है, तो आप कंजेशन को दूर करने के लिए क्या मैंने भी बताया A1B। आपको मैं सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन क्लियर करूंगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा साइंस बताऊंगा कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक में डिसीजेस कैसे चेंज होती है, ठीक है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ रहा है तो आप देखिए, जब वो एक्यूट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो सब एक्यूट में डेफिनेटली आपको क्रिस्टल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में, चाहे यूरिक एसिड हो, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, ये आपका सब एक्यूट कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन क्रॉनिक में जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको आर्थराइटिस, आपकी किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, ये सब डेवलप हो जाएगा। तो आप जब ट्रीटमेंट करोगे आप देखो एक्यूट में मुझे ये देना था, सब एक्यूट में ये देना था, तो क्रॉनिक में मुझे क्या देना, ठीक है। ये प्रोटोकॉल ऐसे तय करना है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत क्लियर बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही रखते हैं। आप लोगों के क्या फीडबैक्स हैं दोस्तों, हमें बताइए, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम में कोई कमी है तो वो बताइए, और अगर कोई चीज आपको खटक रही है तो वो बताइए दोस्तों, ठीक है। तो आज का क्लास ही हम लोग समाप्त करते हैं। क्या बात है, सब चुपचाप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। विनोद सर, Adios, amigo. Powering off. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device. You are now connected to Boatstone 650. क्या बात है, म्यूट नहीं हो रहा राकेश सर, ओपन कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही सर? ये सर आवाज। थैंक यू सो मच सर, नाइस सर क्लास। C5 1000 से C5 1000 जी बोलिए। वेरी नाइस क्लास। वेरी गुड क्लास सर। जी रविंद्र सर, जी थैंक बोलिए यू सर। थैंक यू वेरी मच। बोलिए मोहन सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं थैंक यू बोल रहा था सर। जी सर, ये हाइपरटेंशन वाले को क्या हमेशा ठंडे पानी से नहाने देना चाहिए, ठंडी में भी? सर देखिए, बता रहे थे। मैंने तो रिजल्ट लिए उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करके, उसकी मेडिसिन खुद पेशेंट बोल के गया, मैंने 3 महीने हो गए, मैंने अभी तक कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज नहीं किया, क्योंकि पर्टिकुलर उसके ब्लड का जो फंक्शन था वो रिड्यूस होने लग गया। अब ब्लड का फंक्शन रिड्यूस हो गया, लेकिन जो ब्लड के जो मोशन होता है, जो रेपिडिटी होती है, वो रिड्यूस हो गई। अब रेपिडिटी रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली ब्लड की विस्कोसिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ये तो सर साइंस है। एक बार बताइए सर, हम जब गर्म पानी पीते हैं तो सर डाइजेशन क्यों सही होता है फिर? जी गर्म पानी यूज करते हैं पीने में तो हाँ। हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर, देखो हाँ। वहां पर क्या हो रहा है, जितना भी वही चीज है ना, इधर से पकड़ो चाहे उधर से, वहां पर आप क्या कर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो तो फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हो ना, आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट कर रहे हो, और जितनी तेजी से वहां पर मेटाबॉलिक रिलीज होगा, बहुत तेजी के साथ वेस्ट मटेरियल जाएगा, स्पेस बनाएगा बॉडी में, और स्पेस बनाएगा तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मनीष सर नमस्कार। एक बार बताया था सर आपने, भी कम हो जाएगा सर। बिल्कुल कम होगा सर। एक बार बताया था कि सर ठंडे पानी में एक हाथ डालो, एक हाथ पे गर्म पानी में डालो।
जी तो गर्म पानी में तो वो वाला हाथ ठंडा हो जाएगा और ठंडे पानी वाला गर्म हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ठंडे पानी वाला यही प्रोसीजर हो रहा है सर। उससे बिल्कुल बॉडी का भाई, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ आप जाता बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जहां जितना जाना चाहिए ना, वो बहुत तेजी के साथ जाएगा। तेजी से है। जाएगा। वही बिल्कुल, प्रोसीजर बनना है। ब्लड सर्कुलेशन जितनी तेजी से जाएगा, आप देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, बढ़ और जाएगी। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, जितना ऑक्सीडेशन बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। और जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी अच्छी हेल्थ आएगी ना, वही तो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। यस सर। जी सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, जी, वर्मा सर, डीफनेस में सर P4 का भी रोल हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। अगर P4 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है सर एक फीडबैक है सर। जी नेजोफेरिंक्स में या सर एक फीडबैक है सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी रवि सर सर, फीडबैक है कि जी बोलिए ऋषिपाल सर, सर बोलिए। कुछ दिन में है मेरे पास लीवर सिरोसिस के पेशेंट कई सारे हैं सर। सर आवाज तो आपकी मैंने क्लियर नहीं। ट्रीटमेंट दिया एक मरीज। सर सर आपकी लीवर आवाज सिरोसिस बिल्कुल के क्लियर मेरे नहीं। पास कई सारे पेशेंट हैं। जी हेलो सर, जी मेरे बोलिए। पास लीवर सिरोसिस के इस समय 4 पेशेंट है सर। जी तो एक पेशेंट शुरू में जब आया था तो मैंने आपका प्रोटोकॉल दिया था लीवर सिरोसिस का, तो वो जी एम्स से फेल था और कह रहा था कि इसे घर ले जाओ, सेवा कर लो इसकी। जी सर जब से ट्रीटमेंट दिया तो 13 दिन के बाद उसको एक रात में 4 लीटर पेशाब हुआ जी और वो बिल्कुल क्योर हो गया सर। 1 महीने में काफी मतलब 80% क्योर हो बिल्कुल, गया। और बहुत जितने भी बहुत बधाई, पेशेंट आए थे लीवर सिरोसिस के, वो बहुत बड़ी बहुत आसानी बधाई से सर सब ठीक आपको। हुए। जी बहुत बहुत बधाई आपको ऋषिपाल सर, करते जाइए, नाम कमाते जाइए। जी वर्मा सर, आप कुछ कह रहे थे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी यस सर, एक गुड इवनिंग सर। सर वर्मा गुड सर आप इवनिंग। कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर, जी मैं ये आप कह रहा था, ये जो जी गर्म पानी का सचिन पूछ रहे थे ना, जी जापानीज क्या करते हैं, हर खाना खाने के बाद एक ग्रीन टी पीते हैं, बहुत बड़ा गिलास। जी उसके बिहाइंड यही साइंस है, आप जो गर्म चीज खाते हैं वो आपका डाइजेशन बढ़ा देती है। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए खाना खाने के बाद गर्म पानी पी लेना, मतलब तुरंत नहीं, कम से कम 1 घंटे के बाद। बिल्कुल सर, वही मैं करता हूँ। जी, जी जी बहुत यस सर, आप बढ़िया। पूछिए। जी जी वर्मा सर, थैंक सर गुड इवनिंग सर। सर ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो हेलो होता है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, यू। हाँ उसका हेलो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए सर? सर, नेगेटिव आप सीधे C5 को नेगेटिव करो और G को साथ में ऐड करो, एक्सटर्नल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, आप बहुत तेजी से कवर होगा वो, ठीक है। वहां पर फंक्शन आपको ध्यान रखना है, S5B जरूर यूज करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, बहुत ही अजीब सर, कि उसको ओटोरिया रहा पेशेंट को, इसके बाद उसका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी बस्ट हो गई सर, उसमें होल हो गया था। जी तो उसके दोस्त जब उसको एक बार हंसी हंसी में उसकी नाक पकड़ ली, तो वो सर कान से सांस ले लेता था वहाँ स्टेचियन ट्यूब के थ्रू। सर ऐसा पॉसिबल है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है सर। वो सर मेडिकल स्टूडेंट भी था, वो बोला कि सर हम कान से सांस लेते हैं, हमको लोग नाक दबाए रहे तो हम कान से यार हमारी ले जाती है। सर वो यूस्टिचियन ट्यूब के माध्यम से कनेक्शन था उसका। यस सर, स्टेचियन ट्यूब से सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जी यस सर, आप पूछिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा, टॉपिक से हटके है थोड़ा सा। किसी पेशेंट को अगर कोई डॉक्टर की गलती से पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, हाँ और उसको डॉक्टर ने ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया, फिर 2 दिन के बाद में वो बी पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं तो वो रिएक्शन कर रहा है, जी और फिर वो ओ पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? सर देखो, ओ पॉजिटिव किसी को भी चढ़ सकता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव किसी को भी चढ़ सकता है, यूनिवर्सल है वो, न्यूट्रल है। हाँ। जबकि जब बी पॉजिटिव का उसको रिएक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एलर्जेंस उसकी बॉडी में डेवलप हो चुका है जो उसको रोक रहा है, एलर्जिक RH फैक्टर डिस्टर्ब हो गया उसका। बिल्कुल, RH फैक्टर डिस्टर्ब हो गया। जब तक उसको वेट नहीं करेंगे 8 to 10 डेज, जब तक पूरी बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं होगी, आप कुछ जी मत करो, H1W को D5 में दे दो उसको। नहीं सर, उसका है ना हार्ट का बॉल खराब है तो उसका ऑपरेट हुआ है वो। हाँ तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, आप उसको हैंडल भी मत करो, हाँ क्योंकि तो वो एंटीबॉडी भी हो डॉक्टर, सकता है चेंज हो गए सर। बिल्कुल उसका प्रोग्नोसिस एंटीबॉडी बेटर है। अब वो घर वाले मेरे से बोलते हैं कि यार पहले इनने बी पॉजिटिव मतलब ओ पॉजिटिव मंगवाया, फिर बी पॉजिटिव 2 यूनिट लगाया, फिर वो ओ पॉजिटिव मंगा रहा है बोले। नहीं वो देखो उनका लॉजिक है सर, वो उसमें हम लोग नहीं जाते, फटेक में टांग नहीं डालना चाहिए हमने।
नहीं वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने वही हाँ तो पूछा यस मैं सर, वो बी पॉजिटिव उसको सूट भी नहीं करेगा जब तक बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी। जब तक RH फैक्टर उसका रिजॉल्व नहीं होगा ना, वो कुछ भी नहीं जी। बन सकता। वो तो रिस्क का काम है सर फिर तो। बहुत रिस्क का काम है सर, मॉडर्न साइंस कुछ भी कर सकता है, उनकी थ्योरी अलग होती है, हम और आप सोच ही नहीं सकते, वो थ्योरी पे चलते हैं वो लोग। अब उनका अच्छा, क्या अच्छा। होता है ना, जब एंटीपैथी होती है ना, एंटीपैथी का मतलब पूरा अपोजिट इफेक्ट डेवलप करेगा, सप्रेस जी। कर दो, ये हाँ, उनका हाँ, काम हाँ। है सप्रेस करने का। हम लोग नहीं करते ना, हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, अभी सही अभी है। देखो उदाहरण बताऊं मैं आपको, मेरे जी। पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, वो डर के, उनको मैंने कहा था हाइपोथायराइडिज्म के केस थे कि आपको आपकी मेडिसिन बंद करना है तो ही मेरा प्रोटोकॉल लेकर जाओ, क्योंकि आप जी। मेडिसिन लेते रहोगे तो मुझे रिजल्ट कैसे पता लगेगा। ठीक है, सही है। उन्होंने माना नहीं, और माना नहीं, लेते रहे, 0.03 आया है TSH। ठीक जी। है, 0.03, और अचानक उनको जो है घबराहट शुरू हो गई, एडमिट जी। किया, तो बोले आप ये क्या कर रहे हो, बोले आपको 100 mg का टेबलेट ले रहे हो, आपको जी। कम करना चाहिए, 25 mg पे आना चाहिए, आप क्यों ले रहे हो। 2 दिन जी। एडमिट रहने के बाद मेरे पास आए, मैंने डांट लगाया, ऐसे में तो आपको कुछ भी हो जाएगा तो आप मुझे जिम्मेदार मानोगे। अभी उनकी दवाई बंद कराई है, आप बिलीव करोगे 15 दिन हो गया, 2 बार टेस्ट करा लिया, अभी तक TSH नहीं बढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल, T3 T4 बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 3 महीने के प्रोटोकॉल में। वही चीज दे रहा हूँ आपको, याद हो, वही चीज L2 RE A2 C13 आपके लिम्फो बूस्टर में C13 BE डाल के, बहुत सॉलिड रिजल्ट है, बहुत सॉलिड। C13 RE को थ्रॉट पे अप्लाई कराया था मैंने, पेंट कराया था, बस उसी में नहीं सर, लेकिन सिंथेसिस का तो मेरे को बहुत मस्त रिजल्ट मिल रहा है। मैं मतलब सिंथेसिस तो हाथ में कुछ भी कर रहा हूँ मैं। करते रहो ना, यही तो इनको ये अभी क्या है, गेट से पार्क के गेट से निकल रहे थे, तो निकलते हैं क्या गेट काफी तेज टकरा गए, तो इनको क्या बॉन्डिंग का जैसा फील हो रहा है जी। इंजरी इन ब्रेन, हेलो, ब्रेन में इंजरी। नमस्ते सर एक पेशेंट का सर, वो जेनेटिक सर, वो टिनिटस भी है सर और डिफनेस भी है। ठीक है, उसके सारे भाई बहन को भी सर अधिकांशतः डिफनेस है और टिनिटस भी है सर। ठीक है, तो सर उसमें क्या दिया जाए सर, सब जगह से रिटायर हो गया पेशेंट सर। S5N1 C5 1000 ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है। सुबह, दोपहर में, शाम को 5-5 ग्लोबल्स 3 टाइम वीकली दें आप। ठीक है, और सिंपल फिटनेस में आप S5 वाला, बीच वाला, ठीक है, S5L1A3B C5N1G ये प्रोटोकॉल चलाए साथ में, ईयर ड्रॉप दे या प्लग दे, आप C5G का प्लग दे दें। ठीक है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को बैक साइड ऑफ ईयर अप्लाई कराए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, टिनिटस भी कवर हो जाएगा ना सर? सर आपको बताया, यूज करके देखो आप। जी सर, ओके सर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ज्वाइनिंग करने वालों को। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू गुड नाइट। थैंक यू सर।